गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी IB की सीरीज। IB की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मॉक टेस्ट के थ्रू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना मॉक टेस्ट नंबर 7। और जिन बच्चों की रेलवे की अभी एग्ज़ाम है तो वो या तो ऐसा करें कि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है तो आप मैराथन क्लासेस जो हैं 2 क्लासेस डली हुई हैं उनको ध्यान से देखें। वो नहीं कर सकते तो और ज़्यादा थोड़ा आपको लगता है कि डेली बेसिस पर आप 3-4 घंटे निकाल लेंगे तो 15 क्लासेस रिवीजन की हैं उनको देखें। इसके पीछे का रीज़न बड़ा ही सिंपल सा है। अमूमन इवनिंग या नाइट के अंदर मैं मैसेजेस चेक करता हूँ, कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने आपकी रेलवे की सीरीज़ कंप्लीट देखी थी और हम पूरे के पूरे सवाल करके आए हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने 30 में से 28 किए हैं, 29 किए हैं। और कुछ तो ऐसे भी सवाल हैं जो सीधे सीधे गिर जाते हैं। रीज़न ये है कि सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट भी होते रहते हैं। तो इन सीरीज़ को आप ध्यान से देखें। एक बार अगर आप सीरीज़ भी देख करके चले गए और आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी नहीं थी पहले तो भी अच्छा खासा आप स्कोर कर ले जाएंगे। तो चलिए फिर भाई आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। IB की है और ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी SSC की कोई भी एग्ज़ाम हो आपकी, प्लस स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके अंदर हेल्प करेगी। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल के भी लगा लेना स्टार। क्या कहा इसने? केंद्र O वाले वृत्त का एक व्यास AB है। बिंदु B पर वृत्त पर CB एक स्पर्श रेखा खींची गई है। AC वृत्त को G पर काटता है यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, AG 8 है तो BC की लंबाई। CGL में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लें भाई इस सवाल को। ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। एक बना लिया हमने यहां पर सर्कल। अब देखो AB क्या है, इसका डायमीटर है और B के ऊपर हमें एक टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसे मान लेते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ये A O और आपका B। यहां से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी C। अब AC वृत्त को G पर काटता है, इसको भी मिला दो भाई। AC वृत्त को G पर काटता है, इस पॉइंट G पर इसे मिला दिया। ठीक है भाई। अब क्या क्या डेटा दे रखा है? वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसे भी हम 6 कह देंगे, इसे भी हम लोग 6 कह देंगे। AG की जो लंबाई है आपको वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसे हमने नाम दे दिया 8 सेंटीमीटर, लिखा जा सकता है। आपसे पूछ रहा है कि BC की लंबाई क्या होगी। देखो ये सवाल कई तरीके से डील किया जा सकता है। कैसे? एक तो तरीका ये है कि भाई आपका ये वाला जो है ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा? AB और C, क्योंकि टेंजेंट है, सेंटर के साथ जो भी लाइन मिलेगी या जो रेडियस होगी उसके साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी। इसके अंदर क्या आप अप्लाई कर सकते हो? इस पार्ट को जैसे आपने मान लिया है X और इस पार्ट को आपने मान लिया है Y। ठीक है, तो एक तरीका तो सीधे सीधे ये हो सकता है कि x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस y प्लस 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगाएं भाई? दूसरी प्रॉपर्टी एक आपने ये भी पढ़ रखी है, ध्यान से समझना सवाल को, सवाल इंपॉर्टेंट है। कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन से वाली? जैसे यहाँ पर PAB और यहाँ पर क्या होता था? टेंजेंट T। तो हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि PA इंटू में PB बराबर आपका PT का स्क्वायर लिखा जा सकता है। PA इंटू PB, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें दिखे। यहाँ से PT का स्क्वायर लिखा जा सकता है। उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? Y इंटू में Y प्लस 8 और बराबर आपका x स्क्वायर। तो इसका मतलब एक इक्वेशन हमारी पहले क्रिएट हुई थी और एक इक्वेशन हमने बाद में क्रिएट कर ली। एक तरीका तो इनको डील करने का ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था भाई? ध्यान से समझना। ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आप B को G से मिला दो, B को आप G से मिला देंगे तो डायमीटर सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। और एंगल A को अगर मैं थीटा मानूं तो बड़े ट्रायंगल ABC में एक एंगल थीटा है, एक 90 है। और इस वाले ट्रायंगल BGA के अंदर भी एक एंगल आपका 90 होगा, एक एंगल आपका थीटा होगा। तो सिमिलरिटी अप्लाई हो जाएगी। तो एक तरीका ये है। टाइम की बात करें तो दोनों ही मेथड अमूमन सेम टाइम लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेटिव नेचर का भी है। चलो फिर स्टार्ट करें। देखो क्या लिख रहे हैं हम लोग? हमने लिख लिया x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मतलब
6 6 12 का स्क्वायर 144 बराबर y प्लस 8 का स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा आपका y स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 8 गुणा 2 16y लिखा जा सकता है। फिर दूसरी बात कौन सी, ये प्रॉपर्टी हमें और अप्लाई करनी है। ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे तो x इंटू में x क्या आ जाएगा भाई आपका x स्क्वायर बराबर y इंटू में y प्लस 8 पी ए इंटू में पी बी करना है, तो y इंटू में y प्लस 8 करोगे तो y का गुणा करोगे तो y स्क्वायर प्लस का आपका 8y। अब ध्यान से देखना, अब एक सुधार और करना आपको, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में से आप दूसरी को लेस कर दो, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड में 144 बचेगा, इस साइड में 64, इसको इधर ले जाते हैं तो हमारे पास ये तो आ गया 0 और यहाँ पर 80 बराबर कितना बचेगा भाई 16y में से 8y चला गया तो हमारे पास बचा 8y। इसको इससे काट दिया, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है भाई, हमें एक्चुअल में देखा जाए तो वैल्यू निकालनी है BC की, जो क्या है आपकी x। तो क्या करोगे फिर यहाँ से इस वाले पार्ट में अप्लाई कर दो इस बात को, देखो कैसे करोगे, x बराबर एक्स स्क्वायर था ना, ये अंडर रूट में ले जाओ बात को, अंडर रूट के अंदर ले गए। ये वाली बात क्या थी, y इंटू में y प्लस 8, y की वैल्यू 5 है और y प्लस 8 करोगे यहाँ पर 8 और 5 आपका रिजल्ट क्या दे देगा 13, लिखा जा सकता है इजी वे के अंदर। ठीक है भाई, तो क्या कंक्लूजन किया, अच्छा ऐसा ऑप्शन अपना नहीं क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हमने की है। देखना क्या किया हमने, इसको इससे लेस किया 80 आ गया, ये गड़बड़ की भाई 10 बार कट रहा था यहाँ पर, तो यहाँ जो अंदर वाली बात है वो क्या हो गई y इंटू वाई प्लस 8, 10 गुणा में 10 प्लस 8 आपका 18। अब कुछ पार्ट कॉमन लेना है, देखो इसका 2 उठाकर इसको दे दोगे 36 बन जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 हो गया और अंदर वैल्यू बच गई आपकी 5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सिमिलरिटी से करते तब भी आपको इतना ही टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि सिमिलरिटी से करोगे तो तुरंत के तुरंत सवाल डील हो जाएगा। तो ये इस सवाल को डील करने का तरीका था, 3 लाइन में इसका सॉल्यूशन निकलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि IB का जो पेपर हुआ था 2017 के अंदर, जो वैकेंसी थी अपनी 2017 की, उसमें IB का लेवल उतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि वैसा ही लेवल वो लोग मेंटेन करेंगे। ऐसे तो 2016 में CGL मेंस का भी लेवल अच्छा नहीं आता था, लेकिन आजकल अच्छा आता है। तो हमें एक लेवल को मेंटेन करते हुए चलना है। अगर आप ये सीरीज भी देखते हैं, मैथ्स आपने कहीं भी पढ़ रखी हो XYZ, सीरीज भी देखते हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएंगे। और बीच बीच में आप ग्रुप पर, जो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है, उस पर आप कमेंट भी देखते होंगे कि सर आज मेरा पेपर था, मैंने सारे के सारे मैथ्स के सवाल सही कर लिए। तो भाई मैथ्स की तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप जो जो काम मैं आपको बताऊं उसको टू दी पॉइंट करें। अब एक दिन के अंदर कुछ वीडियो देख लेने से तो काम नहीं चलेगा, आप मेरे साथ टिल CGL मेंस तक जुड़े रहें, बिल्कुल आपका स्कोर एकदम शानदार हो जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो चैप्टर को पढ़ें, आपको मॉक टेस्ट लगवाए जाते हैं तो मॉक टेस्ट को भी पढ़ें। और अगर सेशन अभी तक नहीं लाइक किया है तो एटलीस्ट सेशन को ज़रूर लाइक करें भाई, बड़े ही डेडिकेशन के साथ आपके लिए सीरीज चलाई जा रही है। तो शेयर वगैरह भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक लाइक तो कर दिया करें, क्योंकि शेयर में तो ये होता है कि सर हम किसी ग्रुप में भी नहीं जुड़े हैं, हम यहाँ भी नहीं जुड़े हैं, वहाँ भी नहीं जुड़े हैं। लाइक वाला तो बटन अभी देख ही रहे हैं तो भी दबा सकते हैं आप। देखना भाई अगला सवाल देखो क्या कहा, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 साल में 18,600 और 6 साल के बाद 27,900 हो जाती है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि क्या है। अब बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल से बात को समझना कि मान लो प्रिंसिपल अपने पास कितना है 1,000 रुपए, ठीक है, और रेट परसेंट हमने कितनी ले ली भाई 10%, ठीक है। एग्जाम्पल से बात को समझना, यहीं से मामला क्लियर होगा, रटना नहीं है किसी भी चीज को। तो देखो 1 साल के बाद पैसा कितना हो जाएगा भाई, इसका 10% ब्याज लगेगा, 100 रुपए वो होगा, 1 साल के बाद पैसा आपका हो गया 1100, ठीक है। अगले 1 साल क्या है, इसी पैसे का 10% 110 ब्याज हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 1210 रुपए, ठीक है।
असल में देखा जाए तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो एक तरीके से आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। जीपी का भी पता होगा, जीपी क्या होती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने 3 लिया, 3 के बाद मैंने 12 लिखा, 12 के बाद मैंने 48 लिखा, तो यहाँ से यहाँ गए तो 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होती है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, ये की ये बात यहाँ भी काम करती है। अब बच्चा दिमाग नहीं लगा पाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई, भी आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। कैसे? आप इस जीपी का एक रेशियो लेकर के देखो, 3 और इन सब के अंदर 3 का डिवीजन किया तो 1:4 रेशियो, यहाँ पर कितना निकल के आ गया भाई अपना 12। इसका और इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या आ गया 1/4। इन दोनों का लोगे तो भी कितना आ गया आपका, सॉरी गड़बड़ कर दी ना हमने, 1 बार 4 बार, 4 से करोगे, ठीक है, 4 और इसका करोगे तो यहां से अपना रिजल्ट 4 3 12, 12 4 48, 3 से काटा 1 बार 4 बार, और यहां क्या लिखना था हमें 16। तो ये अगेन क्या मेंटेन हो जाएगा भाई 1:4, 1:4, इसी पैटर्न में चलता है। सेम टू सेम ये की ये बात आपकी फॉलो होती है। आपने कभी देखा हो ना देखा हो, कभी इस बात पर गौर किया हो ना किया हो। कैसे? हम तीनों का अगर रेशियो लेना चाहें तो हमारे पास 0 कट गया तीनों में से। यहां पर देखना 100 और 110 का जो रेशियो है वही रेशियो आपका 110 और 121 का मेंटेन होता है। सोल्व करके देखना भाई, 10:11 है, 11 से काट देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 10:11। सिंपल सा लॉजिक है, वही जीपी काम करती है यहां पर भी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकालना चाहते हैं उस बात को ऑब्जर्व करो। हम ये कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि भाई आप यहां से यहां गए तो गैप था कितने साल का, 1 साल का। आप यहां से यहां गए तो गैप कितना था, 1 साल का। आप अगला पार्ट भी चेक करेंगे, 1210 1331 आएगा, गैप कितने का, 1 साल का। अगर आपके सेम गैप चल रहे होते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है। ये बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तो इस सवाल में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं इस सवाल में आपको बहुत छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि भाई प्रिंसिपल आपका पी था और वो 3 साल के अंदर 18,600 रुपए हो गया। ठीक है, फिर 6 साल में, इसका मतलब अगले 3 साल के अंदर आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 27,900 रुपए हो गया। हमें ये बात अच्छे से पता है कि ये जो सारा का सारा मामला है ये जीपी में चला गया। जीपी में क्यों जाएगा भाई, जीपी के अंदर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा भाई, आगे चला गया सवाल, जीपी के अंदर चला गया आपका। जीपी में बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां गैप अगर आपका 3 साल का है तो यहां भी 3 होना चाहिए। एग्जामिनर ये जो 3 साल और 6 साल वाली बात है इसको घुमा भी सकता है, ऐसे कह देगा कि आपका पैसा 11 साल में 18,600 हो गया, फिर 22 साल में 27,900 रुपए हो गया। तो उस केस में क्या तनाव आएगा, कोई बच्चा कहेगा अरे यार 11 साल का तो पढ़ा ही नहीं था। अरे भाई वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको सीखना है। कल को कुछ भी कह दे आपको ये कह दे कि 9 साल और 3 महीने में इतना हो गया और 18 साल 6 महीने में इतना हो गया, कोई तनाव नहीं है। जितना गैप यहां पर मेंटेन है जितने सालों का वैसा गैप आपको यहां पर दिया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात थी। अब आपको पता ये पूरा का पूरा मामला किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो रेशियो होगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा, सेम मेंटेन रहेगा। पैटर्न फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट में हम लोग जाएंगे। तो एग्जाम में कैसे डील करते भाई इस सवाल को, एग्जाम में आप सीधे सीधे डील करते कि भाई जो रेशियो प्रिंसिपल और 18,600 रुपए का है वही रेशियो आपका 18,600 और 27,900 रुपए का होगा। एग्जाम में बात आपकी यहां से स्टार्ट होती, इसे आप सोल्व करते। अब देखना ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से 0 से कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा कटेगा। 6 से काट लेते हैं, 6 4 24, और यहाँ पर ये तो 6 से कट ही रहा है, 6 4 24, 1 मिनट गड़बड़ आ रही है ना यहाँ पर, चलो देख लेते हैं। 3 से काटेंगे 9 2 11, 11 और 7 18, 3 से काटोगे 6 और 2 बार, 3 से काटोगे 9 और 3 बार, मतलब कट तो रहा था ये। चलो भाई
इसको काट दिया आपने इससे 2 बार, डबल जीरो। प्रिंसिपल इक्वल्स टू में 62 का गुणा करना है, 2 तो जीरो है, 2 गुणा 2 4, 6 गुणा में 2 12,400। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई सवाल चलेगा, हर एक उस सवाल का आपका कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा। बस डिमांड इतनी है कि भाई एक बार किसी बच्चे ने थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा हो, नहीं भी पढ़ रखा है तो भी सर्च कर ले कंपाउंड इंटरेस्ट बाय वासु सर, तो उसके अंदर आपकी जो बेसिक थ्योरी है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट के अंदर मैं हर डायमेंशन आपके सामने खोल खोल करके रखूंगा कि देखो भाई यहाँ आपने इस कॉन्सेप्ट की नीड होगी, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी आपको रटने की नीड नहीं है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझो। इनमें बिल्कुल टाइम किल होता है। मैं चाहता तो ये भी कह देता कि भाई ये ट्रिक लिख लो, इसकी इस पैटर्न की ये ट्रिक होती है, लेकिन अब आप श्योर हैं कि ऐसे सवालों में आपको कह देगा 13 साल में इतना है, 26 साल में इतना हो गया, तो तुरंत समझ जाओगे कि यार ये पागल बना रहा है। उन 13 साल असल में उसको गैप सेम मेंटेन करना था। लॉजिक यही काम करेगा। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी। एग्जाम में ये वाली चित्रकारी नहीं करनी है आपको, एग्जाम में ये वाली चित्रकारी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सीधे सीधे एग्जाम में आपका सवाल यहां से उठ सकता था और ऐसा करना संभव था। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, ध्यान से समझना सवाल को। क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखना जरा, नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठा करें। देखो आपको गिवन क्या है, पहले तो बात को समझो। आपको गिवन है x की पावर 4 माइनस 6x² माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, आपसे पूछा क्या है भाई, उसने आपसे पूछा है x की पावर 6 माइनस 5x² प्लस 5 अपोन में x² माइनस का 1 अपोन x टू दी पावर 6 प्लस का 5। ये आपसे पूछा गया है। अब हमने देखो जब रेलवे की अपनी सीरीज चली थी तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए थे कि भाई 7 पैटर्न होते हैं, और ये 7 पैटर्न इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप ठीक ठीक पेपर उठा के देखेंगे, सीजीएल मेंस के 2017 सीजीएल मेंस के पेपर उठा के देखेंगे तो उसने चमत्कारिक काम क्या किया, इन 7 पैटर्न को इन्वॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल बना डाले। तो इसलिए क्या होता है, हर चीज को गहराई में जानने की हमें नीड होती है। भी कॉन्सेप्ट तो सीखे, एडवांस मैथ में है क्या, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है आपके, अर्थमेटिक में भी है। जैसे अभी अभी हमने क्लियर किया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जीपी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इन चीजों को गहराई से समझे। रास्ते में आपको बताता जाऊंगा कि भाई एग्जाम आपकी ऐसे ऐसे सवाल पूछ चुकी है, ऐसे सवाल और पूछे जाते हैं, उनको हम लोग मॉक टेस्ट में भी लाते हैं। क्या दे रखा है भाई आपको ये दे रखा है, लेकिन इस पैटर्न को आप गौर से देखें तो ये बन रहा है। एक तो यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो यहां से आपको पता चल रहा होगा, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर माइनस का 5, तो यहां भी ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5। ठीक है भाई, तो आपको पता चला कि यार x² और 1 अपोन x² का जो पैटर्न है वो एक्चुअल में क्रिएट कहाँ होता है, 7 पैटर्न्स में। इसका मतलब इस बात को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में। कन्वर्ट कैसे करोगे भाई, x² का इसमें डिवीजन करते तो सीधे सीधे ये तो बन जाता x², ये वाली जो बात थी यहां पर -1, इसे लिखते रहते -1 अपोन x²। फिर आपके पास क्या था भाई -6x², x² कट गया, राइट साइड में उसको भेज दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो एक बात बताओ, एक तो सीधे सीधे ही समाधान निकल गया आपका, -5 गुना में ये वाली वैल्यू आपको सीधे सीधे एज इट इज मिल गई, यहां पर मिल गई, इसको आपने रख दिया। समाधान करना है इस पार्ट का। अब गौर से देखना जरा, यहां पर आपके पास पावर 2 है, यहां पर आपके पास पावर 6 है। क्या किया है भाई इसने यहां से यहां जाते टाइम क्यूब किया। हमने उन पैटर्न्स में क्या पढ़ा था कि अगर आपको y माइनस 1 अपोन वाई की वैल्यू a दे दे तो y³ माइनस 1 अपोन में y³ का रिजल्ट जो होगा वो क्या लिखेंगे, a³ प्लस का 3a। ये हम लोग लिखते थे वहां पर। तो यहां पर भी साफ साफ दिख रहा है, पावर 2 से पावर 6 में गए तो इसने क्यूब किया है। तो सीधे सीधे अगर आप इसका क्यूब करते तो इसका रिजल्ट क्या आता भाई, 6 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 6, ये लिखा जाता। इसके अलावा इसके पास एक्स्ट्रा में क्या मेंटेन था भाई, 5 मेंटेन था। सोल्व कर देते हैं, 6 का क्यूब 216 हो गया आपका,
6 3 18 और 5 आपका कितना हो गया 23। इसमें से किसको लेस करना है आपको 30 को। देखना 23 और 30 माइनस का 7, इसमें से भी -7 लेस कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 208 लिखा जा सकता है। अब आ जाते हैं एग्जाम अप्रोच पर। देखो 7 पैटर्न पर आपने अच्छा काम कर लिया तो 7 पैटर्न लिखने की नीड नहीं है। 7 पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, इसको भी लिखने की नीड नहीं थी। ये जो एडजस्टमेंट है ये ऐसा है नहीं कि आपको अलग से लिखना पड़े, सीधे सीधे वहां से वैल्यू दिख रही है कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 होगी। यहां से आपने 5 कॉमन ले लिया, बीच में वैल्यू 6 रख दी, क्यूब का पैटर्न आपने सोल्व किया और ये बात आ गई। तो असल में आपको सुधार ये भी करना है कि नॉलेज आ गया अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में डिमांड किसकी है, नॉलेज के साथ टाइम की भी डिमांड है कि कौन जल्दी करेगा। तो एग्जाम में प्रयास करें, चित्रकारी नहीं करनी है, सीधे सीधे इन सवालों को आप डील करेंगे। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखो लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। कोट थीटा बराबर √7। ठीक है भाई, कोट थीटा होता क्या है आपका, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 10 को क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब नीचे कुछ है नहीं तो ये लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आ गई बेस की और ये वाली वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की। हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना, हाइपोटेनस क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 7 और ये एक आपका 8 और पूरे का क्या कर दोगे √। ये वैल्यू आपकी आ गई हाइपोटेनस की। अब क्या करना है सवाल में, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल में, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एक बार के लिए थोड़ा सा बात को डिटेल में समझना। कोसेक थीटा आपका क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, और दोनों का क्या है स्क्वायर। ये वाली जो बात है ये क्या लिखोगे, सेक को हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। नीचे सेम टू सेम बात आपको लिखनी है, हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस, ये प्लस का साइन है, और हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग भी लगाना आपको कि भाई सेक थीटा और कोसेक थीटा है, दोनों के ही ऊपर हाइपोटेनस आपका मेंटेन रहता है। ऊपर वाली लाइन में से हाइपोटेनस कॉमन ले आए, नीचे वाले में से भी कॉमन ले आए, तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट कट गया। ठीक है, अब क्या करें, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर आएगा, और ये बेस स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, बेस का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका एलसीएम भी पी स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां वाली बात क्या मेंटेन होगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्या ये काम लिख करके करने की नीड थी, नहीं भाई, इसे लिख करके करने की नीड नहीं थी। रीजन ये साफ दिख रहा है, कोसेक थीटा सेक थीटा दोनों के ऊपर हाइपोटेनस आपका मेंटेन रहेगा, एक के नीचे परपेंडिकुलर एक के नीचे बेस, हाइपोटेनस सीधे खत्म कर दिया। तो आप अपने दिमाग के अंदर एक तो ये पार्ट बिल्कुल नहीं लिखना था, अगर आप चाहते तो छोटा मोटा ये पार्ट लिख लेते, लेकिन इसकी भी असल में नीड है नहीं। 1 अपॉन में क्या बचा आपके पास, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया, क्या बचा बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर आपने लिखा 7 का √7 का स्क्वायर 7 माइनस 1, और नीचे क्या आ गया अभी 7 प्लस का 1। एक बात सोल्व कर ली, दूसरी ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगी। 6/8 3/4। तो असल में देखा जाए तो आप अगर छोटा सा खुद में सुधार कर लेते हैं तो ये सवाल 5 सेकंड का भी नहीं बचता है, तुरंत खत्म हो जाता है। डिटेल में लिखें, अगर नहीं पता है पहली बार सवालों के साथ डील कर रहे हैं तो बिल्कुल सवालों को डिटेल में लिखें, लेकिन अपनी जो नोटबुक है उसके बाद ऊपर एक बात लिख लेना कि आपको नॉलेज की तो नीड है ही है, और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आपको नीड है कि कैसे भी करके टाइम को बचाया जाए। तो हमेशा आप इस तरफ अग्रसर रहेंगे, चीज़ें सीख भी रहे हैं, कन्फ्यूजन भी नहीं क्रिएट हो रहा है, और वो प्रयास कर रहे हैं कि भाई एग्जाम अप्रोच इन सवालों की क्या होनी चाहिए। चलो भाई सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दस डिजिट का आपको एक नंबर दे रखा है, नंबर मैं आपके सामने लिख लेता हूं 1330, और फिर आपके पास x 5 8 y और 2, 88 से डिविजिबल होना चाहिए।
88 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको एक बात बताई थी कि भाई इसको सेपरेट करो, जैसे इवन नंबर हैं उनको एक साइड में कर लो, ओड नंबर में जैसे 3 के मल्टीपल कुछ है उनको एक साइड करो, 5 के अलग, 7 के अलग, इस टाइप से। तो इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते थे, आप इसे लिख सकते थे कि असल में 8 ना हो करके 88 ना हो करके 11 इंटू में 8 है। ठीक है भाई, इसमें इस बात का डिवीजन जाना चाहिए। अब एक एक करके बात को सोल्व करते हैं कि भाई x की जगह क्या आएगा और y की जगह आपका क्या आएगा। एक बात मुझे बताओ, ये जो नंबर है 88 से तभी डिविजिबल माना जाएगा जब इसमें 8 का भी डिवीजन लगेगा और जब इसमें 11 का भी डिवीजन लगेगा। ठीक है भाई, 8 का डिवीजन के लिए क्या करते थे, जैसे 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 हो गया, 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 गुना 2 8, ऐसे ही 16। तो इसका मतलब अगर ये 2 से डिविजिबल है तो लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवीजन लगे। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो अंतिम 3 अंकों में 8 का डिवीजन लगे। यही कंडीशन 4 के लिए है कि भाई 16 का से डिविजिबल है तो अंतिम 4 अंकों में चेक कर दो। तो हमारा एक तो टारगेट ये रह गया कि भाई इसमें डिवीजन लगना चाहिए किसका, 8 का। क्या कंक्लूजन निकला, 8/2 अपॉन में 8। अब आप इसे चाहें तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। देखो एक चीज है नई सीखने लायक यहाँ पर, जैसे आपके पास मान लो 835 होता है और आप इसे क्या ऐसा नहीं लिख सकते 800 प्लस का 35, और मैं कहूँ इसमें 8 का डिवीजन करना है तो ये तो सीधे सीधे ही आपका कट जाता है। तो ये भी आप दिमाग लगा सकते हो कि आपके पास 8/2 था, इसमें 8 का डिवीजन है, आप इसे ब्रेक कर लोगे 800 प्लस y2। ठीक है, तो सीधे सीधे भाग लग जाएगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा कर लो भाई, 8 का डिवीजन इसमें तो चला गया, y2 में 8 का डिवीजन लगना चाहिए। y की जगह 0 रखोगे, 0 2 में नहीं जा रहा, 1 रखोगे 12 में नहीं जा रहा, 2 रखोगे 22 में नहीं जा रहा, 3 रखोगे 32 में 8 का डिवीजन जा रहा है। तो एक तो कंक्लूजन ये आ गया कि y की जगह हमारे पास वैल्यू आ गई 3, इसको हमने रिप्लेस कर दिया यहां से, एक कंक्लूजन निकाल लिया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये आपका क्या हो, 11 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, ओड ओड प्लेस पर जो नंबर है उनको साइड में कर लो, इवन इवन प्लेस पर जो नंबर है उनको साइड में कर दो। दोनों को जोड़ा, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। चले देखो, 2 और 8 आपका 10, 10 और 5 15, 15, 15 और 3 18 आ गया। फिर देखना 3 और 5 8, फिर x, 8 3 11, 12 13, ये आ गया 13 प्लस आपका x। अंतर लेना है, अंतर लोगे तो 13 से ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 5 माइनस एक्स। किससे डिविजिबल हो भाई, 11 से। अब x की जगह क्या वैल्यू रखोगे, x की जगह साफ साफ समझ आ रहा है कि यहां से आपको रखना है 5। 5 रखते ही 0 हो गया। 0 क्या बताता है कि 11 का डिवीजन कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब नंबर आपका डिविजिबल है। पूछा क्या था भाई, पूछा था x प्लस वाई की वैल्यू, 5 और 3 कितना भाई 8, तो ऑप्शन डी यहां से हमारा क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इजी सा काम था, कोई खास तनाव लेने वाली बात थी नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, स्टार लगा लेना सवाल आपका ठीक है। देखो ट्रायंगल ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया गया, फिर कुछ एंगल हैं उनके एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं, ए की वैल्यू 92 है तो बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी। असल में इसने एंगल काम में लिया है पीबीसी और क्यूसीबी, तो इससे साफ पता चलता है ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हैं, बाहर ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। तो देखो एक तरीका तो ये हो सकता है, सबसे बेहतरीन, इसका तो कोई आसानी है ही नहीं, कि BOC जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, 92/2, ये कितना आ गया 46 हो गया। इसको लेस करोगे तो 44 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक है, इससे शानदार तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी बात को समझो, दिमाग में जाना जरूरी है। असल में मामला क्या है, मामला ये है ट्रायंगल ABC बनाना है और AB को और AC को बढ़ाना है। तो मैंने ट्रायंगल ABC बना लिया, ये ABC हो गया, AB को बढ़ा दिया हमने P तक, AC को बढ़ा दिया हमने Q तक। अब देखो उसने क्या कहा, एंगल PBC का और एंगल QCB का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये जो एंगल है इसके 2 इक्वल टुकड़े करोगे, 2 बराबर हिस्सों में इसे डिवाइड किया।
ये जो आपका पूरा एंगल है इसके भी आप दो टुकड़े करोगे इक्वल इक्वल, और ये कहाँ मिलेंगे, ओ पर। ठीक है भाई, ये जो भी एंगल है इसे मैंने नाम दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब असल में देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी क्या है, देखो एंगल बाइसेक्टर आपके होते हैं एक तरीके से तीन टाइप के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक तो इंटीरियर इंटीरियर एंगल, एक आपका एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल जैसा कि यहां पर है, एक आपका होता है इंटीरियर एक्सटीरियर। ये तीन तो सीधे सीधे पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न आपका इंटीरियर और परपेंडिकुलर का होता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर का होता है। अब ये छोटे छोटे पार्ट आपके सामने जैसे जैसे आए, अब मैंने आपको हिंट कर दिए 4 होंगे। तो जो आपके पुराने नोट्स है, मान लो किसी बच्चे ने बात मिस कर दी है या मॉक टेस्ट के थ्रू ही वो मैथ को सीखना चाहता है, तो इन चीज़ों को उतार ले। यहाँ इंटीरियर इंटीरियर का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री प्लस का एंगल a/2। क्या होगा, बी और सी के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलेंगे तो बी ओ सी की वैल्यू निकलेगी। एक्सटीरियर में क्या होगा, बी ओ सी बाहर बनेगा तो इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। एक इंटीरियर एंगल होगा, इसको बढ़ा दोगे, एक एक्सटीरियर होगा, ये आगे जाकर मिलेगा तो यहां पर वैल्यू मिलेगी एंगल a/2। एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपके पास एक परपेंडिकुलर है, इसका कंक्लूजन पीछे एक डायग्राम आया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया था। चलो ये तो वो समाधान हो गया कि सर ऐसे कर लेंगे, ठीक। दूसरा समाधान क्या है फिर, मान लो किसी बच्चे को ये वाली बात ही नहीं पता है, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मेथड होना चाहिए कि सवाल कैसा भी आए, भले ही वो 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा ले ले, लेकिन सवाल सही करूंगा। तो लगाओ थोड़ा सा कॉमन सेंस। क्या ये 92 डिग्री है, हो गया। आपको मैंने एक बात सिखाई थी ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम, मैंने आपको ये कहा था कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में तो चीजों को आप अज्यूम करते ही करते हैं। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में आप चीजों को अज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा संभव है कि आप ज्योमेट्री के अंदर भी चीजों को अज्यूम कर ले जाएं। अज्यूम करते टाइम बस ध्यान ये रखना है कि कोई कंडीशन सवाल के अंदर है वो डिस्टर्ब नहीं हो। कंडीशन क्या, एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल के दो टुकड़े होने ही चाहिए। दूसरी बात क्या होगी, यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब ना हो। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, जैसे ट्राइंगल दे दिया, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, उसे मेंटेन करना। ऐसा नहीं है कि वो 100 डिग्री कर दिया या 200 डिग्री कर दिया, बाकी आपका मन करे कुछ भी मान लो। ये 92 डिग्री है, मैंने इस एंगल को 0 डिग्री मान लिया भाई। अब आप कह सकते हो कि सर डायग्राम से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल मुझे भी पता है, लेकिन हम तो प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं ना। खेल तो वो है कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 मेंटेन करना है। ये 92 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 88 डिग्री, लिखा जा सकता है। ये पूरी लाइन आपको पता है। फिर एक प्रॉपर्टी है, पूरी लाइन 180 डिग्री की, ये 0 हो गया तो इसका मतलब इसका सम 180। तो इसके क्या करने हैं आपको, दो टुकड़े। प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं करनी, कंडीशन डिस्टर्ब नहीं करनी। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा भाई, ये आपका पूरा का पूरा एंगल आप कह सकते हो कि सर ये 92 डिग्री का होगा। 92 का होगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, कितने कितने भाई, 46 डिग्री और 46 डिग्री, लिखा। अब यहां पर आना जरा, इस राइट एंगल, ये जो आपका नीचे की तरफ ट्राइंगल बन रहा है कौन से वाला, BOC। BOC के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक एंगल आपका 90 है, एक 46 है, तो इन दोनों का सम भी आपका क्या मेंटेन होगा, यहां पर इन दोनों का सम भी आपका 90 होगा। क्या ऐड कर दें इसमें, 44 डिग्री ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। ये काम है जो मैं आपको साथ साथ सिखाने का प्रयास करता हूं कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। दूसरा तरीका ये है, किसी बच्चे को सीधे याद आ जाए तो कहना ही क्या है, सीधे नहीं याद आ रहा है तो भी आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मेथड होना चाहिए। ये आपको कहीं नहीं मिलता है, ये कोई किताब वाला भी नहीं लिखता, इनको आपने पढ़ी भी होंगी, जितनी भी XYZ किताबें पढ़ी होंगी उनमें ये बात आपने नहीं देखी होगी, लेकिन ऐसा संभव है। तो चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट है उनको गहराई से जानने का प्रयास करें। अब ऐसा नहीं है कि आप इसी सवाल में अप्लाई करेंगे इस बात को, भविष्य में अगर आपके सामने ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि भाई सवाल की कंडीशन डिस्टर्ब नहीं करनी, सवाल की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं करनी। हो गया सवाल, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक मजेदार सवाल है, 3 स्टार लगा लो भाई इस सवाल के। क्वेश्चन 3 स्टार, ठीक है। ये किसी बच्चे ने मुझे भेजा था
तो जो भी सवाल है मतलब आपके डाउट है, तभी तो ये कहता हूँ कि भाई यहाँ आप लर्निंग करोगे स्टडी IQ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम लोग आते हैं पढ़ाकर चले जाते हैं। डाउट ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर आपके डाउट्स के भी आपको रिप्लाई मिलते हैं, प्लस आप पर्सनल मैसेज भी कई बच्चे कर देते हैं। तो हो सकता है वहाँ रिप्लाई ना हो तो मैं उन बच्चों को ये कह देता हूँ भाई इसको मॉक टेस्ट में शामिल कर देंगे। तो वैसे ये सवाल एक उठा करके मॉक टेस्ट में हमने रखा है। 3 संख्याएं इस टाइप से है कि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 164, 158, 132 है। तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या है, देखना जरा ध्यान से समझना सवाल को। 3 आपके पास नंबर है, हमने मान लिया A, B और C वो 3 नंबर है। अब इसने क्या कहा कि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में, कहने का मतलब इन दोनों का एवरेज A प्लस बी का एवरेज क्या होगा भाई, A प्लस बी बाई 2 ऐड क्या करोगे भाई तीसरे नंबर में, तो ये कितना निकल के आएगा 164 आ गया। ऐसे ही आप देखना जरा यहां पर अगले 2 नंबर का B प्लस C का एवरेज अपोन में 2 करोगे, किसमें जोड़ोगे B और C का हो गया, तीसरा नंबर आपका A कितना आ जाएगा भाई 158। अगेन फिर देखना C और A का एवरेज किया, 2 संख्याएं 2 का डिवीजन किस में ऐड करोगे B में, तो आपका ये कितना आ जाएगा 132। ठीक है भाई, ये आपका निकल के आएगा। अब सोल्व कैसे करें, दिखने में पहली बार जब आप इस सवाल को समझ देखते हो पढ़ते ही समझ में आता है यार ये कैसे होगा, लेकिन बिल्कुल संभव है करना, इजी है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ साथ साथ में। इन सबको अगर हम लोग ऐड कर दें, इन सबको ऐड कर देंगे तो देखना जरा 8 4 12 13 और 14, ये 4 आ गया, 6 5 11 3 14 और एक आपका 15, फिर 1 2 3 और एक 4, ये तो आ गया 454। ठीक है, इधर से समझना जरा, इधर से क्या होगा, इसको जोड़ोगे तो एलसीएम 2 आएगा, इसको जोड़ोगे आपस में तो एलसीएम 2 आएगा, इसको जोड़ोगे तो एलसीएम 2 आएगा। इसका मतलब सबके नीचे ही 2 आपका मेंटेन है। यहां देखना 2C 2A 2B। अब देखो A कितनी बार है, एक बार यहां पर आएगा, 2 बार यहां पर आएगा, एक बार यहां पर आएगा, कितनी बार हो गया 4 बार। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर 4 बार आपका A है। ठीक है, ऐसे ही B देखना, ये 2 का गुणा होगा 2B, एक भी इसमें है एक भी इसमें है, तो 4 बार B 4 बार C। तो एक बात लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि सेम ही पैटर्न तो रिपीट हो रहा है, क्यों अनवांटेड काम करें। इसे जब आप लिखोगे तो देखना ये इससे कट जाएगा 2 बार, इसको इससे कैंसिल आउट कर दें तो ये अपना आ जाएगा 2 2 7 227। हमने क्या निकाल लिया, 3 संख्याएं थी अपने पास A B और C, तीनों संख्याओं का सम आपको दिख रहा है, कितना आ गया 227। हमें इन तीनों संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो क्या करो भाई, इस A प्लस B प्लस C में डिवीजन कर दो 3 का, तो इसमें भी 3 का लगेगा। एवरेज निकालोगे तो कितनी बार डिवीजन गया भाई 7 बार, 7 3 21, एक बचा, 17 में 3 का डिवीजन 5 बार चला गया, 15 बार, कितना बचा 2/3। ये आपका क्या हो गया यहां से रिजल्ट। ठीक है, अब इसके अंदर दिखने में ये बिल्कुल सवाल लंबा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचना पड़ेगा भी, इस टाइप के कुछ सवाल आपको करने पड़ेंगे। ये वाला जो पार्ट होता है ये आप माइंड में डील कर सकते हैं पहली बात लिखते ही, कि पहली बात आप लिखते हो तो आपको पता चलता है कि 2C आपके पास आ गया, एक ये आ गया, B आ गया, ABC के 2 के पैर आएंगे तो आपको पता है 3 बार A 3 बार B 3 बार C, ये पैटर्न तो आपका सीधे सीधे ही यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस बात को भी छोड़ देते हैं कि टाइम ले रहा है, लेकिन ये बात सोच के देखो ये सवाल कितने बच्चों को करना आता होगा। पहली बार जब सवाल कोई बच्चा इसको रीड करता है तो वो तुरंत के तुरंत सोचता है कि भाई इसको छोड़ दें, ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन आप करना सीखो पहले, और ये वाला पार्ट दिमाग पर आप थोड़ा सा भी जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप चाहें तो लेफ्ट वाला पार्ट आप माइंड में डील कर सकते हैं, राइट वाले को जोड़ना था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखना चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है। ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर आपका एक सर्कल है। तो पहले क्या कर लें भाई, हम लोग बना लेते हैं एक सर्कल, इसको डाल देते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर। क्वाड्रिलेटरल आपका मन करे वैसा बनाए, कोई इसने बताया नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल आपका इस टाइप का है, ये चलो आपने बना लिया।
मार्किंग कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारा है ए बी सी और डी। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी स्टार लगा लेना भाई। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो साइड्स है ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, इन पर पॉइंट्स आपके पास क्या, यहां पर पॉइंट जहां जहां ये टच करता है पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है और पॉइंट आपका एस है। ठीक है भाई। फिर इसने मार्किंग की है, क्या कहा, बी से पी तक की दूरी कितनी है भाई, बी से पी तक की दूरी है 4। ठीक है। एस से डी तक की दूरी, एस से डी तक की दूरी इसने बताई है आपको 6। बी से सी तक की जो टोटल दूरी है वो आपकी कितनी है, यहां पर 7। ठीक है। आपसे पूछा क्या है भाई, आपसे पूछा है डी से सी तक की दूरी क्या होगी। सवाल इतना आसान है कि आप इसे तुरंत कर सकते हैं। पहले इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या है छोटा सा कॉन्सेप्ट, सवाल को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। लैंग्वेज आपने रीड कर ही ली होगी प्रॉपर तरीके से। अब देखना जरा, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना भाई। आपके पास एक है सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, बाहर से आप इस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास एक वृत्त है और इसके ऊपर आपको स्पर्श रेखाएं बनानी है, कितनी बना सकते हो, तो आप कहोगे सर 2 बना देंगे। कैसे कैसे भाई, एक तो इस तरफ बन जाएगी और दूसरी आपकी इस तरफ बन जाएगी। बन गई। क्या इन दोनों की लेंथ सेम होगी, बिल्कुल इनकी सेम होगी। प्रूफ भी किया था, एक बार के लिए छोटा सा प्रूफ और भी देख लो। ये इसका ले लिया सेंटर, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ रहेगा टेंजेंट के साथ, रेडियस है, ये भी परपेंडिकुलर। ये दूरी अगर मैं x मान लेता हूं तो ऊपर वाले त्रिभुज में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। 90 के सामने हाइपोटेनस तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो जो बात हमने लिखी थी वो क्या है हमारी, ट्रू है कि दोनों की ही लेंथ आपकी क्या निकल के आएगी, यहां से इक्वल। चलो भाई, इसी बात को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट को देखना, बी से इस सर्कल पर इसने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। कहां तक, टेंजेंट देखो आगे तक तो कहीं भी चली जाए उससे हमें लेना देना नहीं होता है। ऐसे तो वो चाहता तो इसको यहां तक बना लेता, इसको यहीं तक, फिर आप कहते कि सर ये तो इक्वल नहीं हुई। नहीं, जहां तक वो जाकर के मिलेगी उसी पॉइंट तक को हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वल होने में। अब यही बात जो वहां हमने देखी उसको ऑब्जर्व करना। बी से पी तक की दूरी एक टेंजेंट है और बी से क्यू तक की दूरी भी आपकी टेंजेंट है, तो क्या ये दोनों लंबाई सेम नहीं होंगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम होंगी। ये 4 है तो ये भी आपका 4। बी सी आपको दे रखा था टोटल 7, तो 4 ये है तो इसका मतलब ये वैल्यू 3। अब देखना सी बिंदु से ये आपकी टेंजेंट, ये भी आपकी टेंजेंट, इसका मतलब ये जो लेंथ है वही लेंथ आपकी इक्वल इसके होगी, तो ये 3 है तो आप सीधे सीधे इसको 3 लिखते। डी से देखना, डी आर एक टेंजेंट है और डी एस भी एक टेंजेंट है, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम, तो ये 6 आ गया। डी सी की वैल्यू आपको सीधे सीधे दिख गई, कितनी है भाई, 9। ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में ये कलाकारी नहीं दिखानी, ये तो हमने सीख लिया है। काम कुछ भी नहीं करना था, जैसे इसमें सारे को हटा भी दूं एक बार के लिए कि भाई सर इसको कैसे डील करेंगे, सीधा सा काम है भाई। देखो गौर से, बीपी की वैल्यू उसने आपको दी 4, बीपी की वैल्यू 4 दी तो तुरंत इसको भी 4 लिखा। एसडी की वैल्यू 6 दी तो इसको 6 लिख दिया। बीसी की वैल्यू ये पूरी 7 है तो इसका मतलब ये 3 बची, ये 3 बची, और 6 और 3 आपका 9 क्या आ गया, रिजल्ट। बड़ा ही आसान है। तो कहीं भी किसी भी पार्ट में आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो उसका कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए भाई अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा क्या कहा इसने, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करें। x बराबर आपको दे रखा है 2 माइनस का p, और फिर आपसे पूछा है कि भाई x क्यूब और 6xp और प्लस का p का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे शानदार तरीका तो क्या है, एक तरीका तो ये हो सकता था कि भाई आप इसको ऐसा करो, इधर ले आओ, x प्लस p आ जाता, उसका होल क्यूब कर देते तो क्या आता, x का क्यूब p का क्यूब, फिर 3x इंटू पी और फिर ब्रैकेट में x प्लस पी,
जो रिप्लेस हो जाता 2 से, तो इसका मतलब ये 6x भी आता। तो एक तरीका तो ये था कि आप इस सवाल को माइंड में कर सकते थे। किसके थ्रू भाई? अगर आपकी फॉर्मूले पर कमांड अच्छी है तो सीधे सीधे दिख रहा था ये रिजल्ट देगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अमूमन क्या है बच्चा, फॉर्मूले को लेकर थोड़ा कंफर्ट नहीं होता है। ठीक है, प्रयास करें, उनको याद करें, उनका अपना इंपॉर्टेंस है। कंफर्ट नहीं है तो किसका सहारा ले ले भाई? माइंड में ही सोल्व करना है इस सवाल को, तो किसका सहारा ले लो भाई? वैल्यू पुट का सहारा ले लो। मैं क्या कर दूं? मैं कर दूं p को 0। मैंने कर दिया p को 0, तो इसका मतलब ये खत्म। ठीक है, x बराबर क्या आएगा 2। p 0 है, ये भी खत्म, p 0 है, ये भी खत्म। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? सिर्फ x क्यूब की, और x की वैल्यू कितनी है 2। तो सीधे सीधे इसका 2 का क्यूब रिजल्ट क्या आ जाता 8। पेन तक टच करने की नीड नहीं थी, साफ साफ दिख रहा है। p को 0 किया, p जहां जाए सब खत्म, x क्यूब बचा, x का क्यूब करना है, 2 का क्यूब आपका रिजल्ट दे देगा 8। चलो भाई अगले सवाल पर चर्चा करते हैं, देखना जरा क्या कहा भाई। ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:3 है, एक साथ मिलकर काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा कि बी और सी वर्क टुगेदर फॉर 21 डेज। बी और सी ने एक साथ 21 दिन तक काम किया, शेष काम ए ने अकेले पूरा किया। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? एक तो इसमें एरर हो सकती है। क्या भाई? एरर ये हो सकती है, कई बार हम जब इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये निकल के आता है कि ए ने काम कितने दिन तक किया। एग्जामिनर समझदार है तो वैसा ऑप्शन बना देता है, लेकिन लास्ट लाइन को ध्यान से समझना है कि काम को पूरा होने में कितना समय लगा है। ए ने बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा किया वो नहीं निकालना है। तो ऐसे सवालों में एक तो ये ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे पार्ट है, मैं इनकी तरफ हिंट करवा के ले चलता हूं। एरर हो सकती है किसके अंदर? रीडिंग में। और रीडिंग में भी कौन सी लाइन में भाई? जो आपका लास्ट सेंटेंस है जिसमें ये बात पूछी गई है कि काम को पूरा होने में कितना समय लगता है। ये भी कह सकता था कि शेष काम ए कितने समय में करेगा। दोनों ही ऑप्शन दे दे तो बच्चा बच्चा गड़बड़ भी कर सकता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको हिंट करवाते हुए चल रहा हूं, इनको उतारें, किसी किताब में नहीं होते हैं ये। और होता क्या है, जैसे कोई बच्चा मान लो सीजीएल मेंस में बैठता है, ये एक एवरेज ही आप मान सकते हो कि 4 से 5 सवाल बच्चे किसी ना किसी टाइप से गलत कर देते हैं। रीडिंग एरर हो, कैलकुलेशन एरर हो, एक एवरेज है। 5 सवाल गलत होने का मतलब 10 तो वो पीछे हुए, 2.5 नंबर उनके कट गए, 12.5 नंबर आउट हो गए। अगर ठीक ठीक आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा जो बच्चा ऑडिटर बन रहा था 12.5 नंबर और एक्स्ट्रा उसके आ जाते तो वो इंस्पेक्टर बन जाता। तो ये डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, बस आपको स्टडी आईक्यू पर पढ़ने का यही फायदा होगा कि हम सिर्फ सवाल सोल्व नहीं करवाते भाई। हम सिर्फ ये नहीं, हमारा उद्देश्य कि सवाल सोल्व कर दें। जैसे अभी तक का सेशन हो गया अपना, 50 मिनट होने वाले हैं, 10वां ही सवाल चल रहा है। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने आपको एक एक घंटे में 55 सवाल भी करवाए हैं, ऐसा भी हुआ है। रीज़न क्या भाई? जहाँ कॉन्सेप्ट है उसको खोल खोल करके समझाएं, बच्चे के साथ चर्चा करें। आप 1 घंटा मेरे लिए यहाँ पर निकालते हो तो कुछ ना कुछ आप में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। किसी भी दिन आपको ये नहीं लगेगा कि सर ये सब तो मेरे को आता था, आज के सेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। होगा भाई। एरर किस टाइप की होती है उनको लेकर इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट में आपकी क्लैरिटी डेवलप हो सकती है, यूनिक टाइप के कोई नए सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कंटिन्यू रहेंगे, मैं कह रहा हूँ टिल सीजीएल मेंस तक आप मेरे इन सेशंस को देखते रहें। जो भी हम सीरीज चला रहे हैं आगे बिल्कुल मेंस के सवाल ही, प्योर मेंस के सवाल ही डिस्कस करेंगे हम लोग। देखें इनको, आपको किसी इंस्टीट्यूट की, किसी कोचिंग की नीड ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन डेली आपको ये काम करना है। देखना जरा क्या कहा। अब एक बात बताओ, ये सिंपल सी बात है, हर बच्चे को पता होती है। टोटल वर्क क्या होता है भाई? इफिशियंसी को टाइम से गुणा कर दो। अगर आपको इफिशियंसी सवाल में गिवन है, अगर इफिशियंसी सवाल में गिवन है तो आप कह सकते हैं सवाल एकदम नकली है। रीजन क्या है? सारा खेल ही तो इफिशियंसी का है। ए हर रोज 7 लड्डू खाता है, बी हर रोज 5 खाता है, सी हर रोज 3 लड्डू खाता है। तीनों मिलकर एक साथ लगा लेंगे तो लड्डू कितने दिन में खा लेंगे? 42। तो टोटल लड्डू कितने हैं भाई? 42 दिन। हर रोज 7, 3, 10, 5, 15 लड्डू खाते हैं, ये टोटल लड्डू हैं। बी और सी ने 21 दिन तक खाए, कितने खा लेंगे भाई? बी और सी
21 दिन तक। बी और सी की इफिशियंसी 5 और 3 8 है। इतने लड्डू हैं, हर रोज 8 खाते हैं, 21 दिन में इन्होंने इतने लड्डू खा लिए। अब बचे हुए लड्डू काम किया और शेष क्या किया ए ने, ये लड्डू आपके बच गए, इतने में से इतने खा लिए, रिमेनिंग लड्डू है कौन खाएगा, ए हर रोज कितने खाता है भाई 7। सोल्व कर दें, 7 से काटा, 7 6 42, 7 3 21, 15 6 90 में से 8 3 24 आप लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ गया, सीधे सीधे 70 चला गया, 70 में से 4 चला गया, 66 डेज। अब एरर हो सकती है, अगर एग्जामिनर चालाक होता तो पहला ही ऑप्शन क्या बना देता, 66। ये जो बात है इनको मार्क करके रखा करे भाई, कि ऐसे सवालों में लास्ट पॉइंट में एरर हो जाती है। जैसे इसी सवाल का ऑप्शन मैं एक तो ये बना लूं 66 आएगा, ठीक है। काम को पूरा होने में कितना समय लगा, तो एक ये होगा इसका एग्जैक्ट रिजल्ट कि ये लोग 21 दिन तक तो 7 काम कर ही चुके थे, तो कितना टाइम लगेगा 87। बी ऑप्शन मान लो ये बना देता एग्जामिनर आपका 87। अब एक बहुत बड़ी भीड़, पूरी संभावना बन रही है, वो क्या करती, अच्छा इसको सोल्व किया 66 आ गया, पहले ऑप्शन की तरफ नजर गई 66, टिक मार के निकल लिए। अब सोचो ऐसी गड़बड़ हो सकती है। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई इस टाइप की जो लैंग्वेज के जो सवाल होते हैं इनकी लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना है, भविष्य में आपकी कभी भी एरर नहीं होगी, ठीक है। मैंने आपको वही है पीछे भी बताया था कि भी सीजीएल मेंस में 200 में से 200 स्कोर कर चुका हूं, तो कुछ तो रीजन होगा कि सवाल गलत ही नहीं होने देते। रीजन क्या है, पूरी की पूरी मैथ्स पर काम करके रखा हुआ है कि भाई यहां इस टाइप की एरर हो सकती है। वही सारी चीजें मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं, तो इनको ध्यान से देखा करें, तो एक बच्चा एरर कर सकता है इस पॉइंट पर। करेक्ट रिजल्ट हमारा क्या होगा 87। सवाल आसान है, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, कोई दम वाली बात नहीं है, लेकिन ये सवाल आपका गलत होने का दम रखता है कि ठीक से अगर आपने नहीं ध्यान दिया लास्ट लाइन के ऊपर तो ये आते आते सवाल गलत हो जाएगा। अगली बात को देखना जरा ध्यान से, देखो क्या दे रखा आपको, x² माइनस 2√2y क्यूब, फिर x माइनस, देखो इसको थोड़ा सा करेक्ट करो भाई, x³ करो इसको, ठीक है। जो आपको पार्ट दे रखा है वो क्या है, x³ माइनस 2√2y का क्यूब, और अपोन में जो बात दे रखी है वो लिखनी है आपको x माइनस √y, ठीक है भाई। और इसके बराबर कुछ डेटा है। अब एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा सुधार करना है, x² नहीं है वो x³ है, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है a³ माइनस का b³, आप इसे क्या लिखते हैं भाई, इन पर अच्छी कमांड बनाई थी हमने, इसे आप लिखते हैं a माइनस बी, फिर आपका a², फिर आपका लिखा जाता है ab प्लस का आपका b², ये लिखा जाता है। क्या ये a³ माइनस b³ आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, क्यूब दिख रहा है, ये भी ठीक है, ये 2√2, तो क्या समस्या भाई, √2 3 बार डालोगे तो क्या आएगा 2√2, तो आपने इसको सुधार कर दिया। जब आप अगली स्टेप लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसके अंदर जब आप डिवीजन करेंगे, नीचे देखना ये क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, नीचे क्या फंसा हुआ है भाई, a माइनस b फंसा हुआ है। इसके भी नीचे आप a माइनस b रखेंगे तो a माइनस b से a माइनस b कट जाएगा। क्या कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन आएगा यहां जो बात है असल में क्या है, अंदर बात x का स्क्वायर आएगा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, √2xy आ गया, फिर क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर आएगा तो क्या लिखोगे 2y², ये वाली बात बचेगी। रीजन ये पार्ट इस पार्ट से आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आगे देखना, इसने बताया किसके बराबर, कि ये जो बात है असल में ये ना आकर के इसने कह दिया कि भाई ये बात जो है वो ax² प्लस bxy और प्लस का cy² के बराबर है। तो आपको क्या करना होगा, तुलना करनी होगी। x² के गुणा में a है, यहां x² के गुणा में क्या है, यहां आप कहोगे सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, यहां पर गुणा में 1 है। हर संख्या के मल्टीप्लाई और डिवीजन में 1 होता ही है। फिर देखना xy का मल्टीपल b है, तो यहां पर देखोगे तो b ना होकर के b की जगह क्या है, √2। y² का मल्टीपल c है, तो यहां देखो y² का मल्टीपल कितना आपका 2 लिखा जा सकता है, ये आपने लिख दिया। अब सोल्व क्या करना था, 2a, 2 बार a तो आप लिखोगे 2 गुना में 1 प्लस 4 √2 और उसके बाद क्या आपकी वैल्यू b की, ये √2 आ गया।
फिर माइनस का क्या करना है, 4c, 4 गुणा में c की वैल्यू आपने निकाल ली 2। देखना जरा, इसको सोल्व करोगे तो 2 बन जाएगा, 8 से 8 कट गया, रिजल्ट क्या बना भाई, पूरे का 2। ठीक, अब काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है, ये तो है सारा बच्चों वाला काम, सारा का सारा जो कर रहे हो ना वो बच्चों वाला ही काम है। एग्जाम में रोल किसका होगा, पहला काम ये है सवाल आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, आपने देख लिया कि भाई ये इस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। अब ये बात जिस बच्चे को पता है वो तुरंत दिमाग लगाएगा, अच्छा ये दे रखा आगे ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, तो इसका मतलब जो भी आपके सामने आगे बात बनी एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए है, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे भाई, 2 गुणा में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ही ढूंढ लो। पहले सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल आपको पता है 1 आया, फिर देखना प्लस 4 अंडर रूट 2 और बी, एक्स वाई का मल्टीपल क्या आएगा, एक्स इंटू में रूट 2 इंटू में वाई, एक्स वाई का मल्टीपल क्या आया, रूट 2, तो यहां पर आपने सीधे लिख दिया अंडर रूट 2। फिर देखो माइनस का 4 गुणा में सी, किसका मल्टीपल, वाई स्क्वायर का, कितना है भैया आपका, वाई स्क्वायर का मल्टीपल आपका बन जाएगा 2। ये वाली बात इससे खत्म। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इस सवाल को ऐसे डील करना होता है। हर बात मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि भाई डिटेल में आप इसको कैसे डील करें, एग्जाम में कैसे डील करें। ये यूनिक चीज है, एग्जाम में डील करने वाली, ये आपको कहीं भी नहीं मिलती है। सवाल सोल्व करना आप कहीं भी सीख लेंगे, कोई तनाव नहीं है। मैथ्स कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं कि इसके अंदर कोई बहुत एफर्ट डाले। चीजें वो सीखनी है कि एग्जाम में गलती भी ना हो, सवाल के अंदर गलत हो जाता है सवाल आते आते, बड़ी तकलीफ होती है और तुरंत के तुरंत वो पॉजिटिव वाली चीजें नेगेटिव में चली जाती हैं। 5-7 सवाल मतलब इतनी मारा मारी रहती है कंपटीशन के अंदर, अगर रीडिंग एरर की वजह से आपने 8-10 सवाल गलत कर दिए तो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं बच्चे। तो यही खेल होता है कि इन चीज़ों को दूर कैसे करें। सेशन देखो, हर पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। मॉक टेस्ट डिस्कस करवाने का मतलब ही ये होता है, पढ़ाते हैं तब चर्चा नहीं कर पाते, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाते, लेकिन मॉक टेस्ट में तो संभावना है ना, हर डायमेंशन को डिस्कस कर सकते हैं कि देखो सवाल ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। अब देखो ए और बी की वर्तमान आयु, जो एज का चैप्टर है आपका, उसमें मैंने आपको क्रॉस मेथड सिखाया था, और जो बच्चे कहीं भी पढ़े होंगे उन्होंने ऑब्जर्व भी किया होगा कि भाई क्रॉस मेथड है वो ना तो किसी किताब में है ना कहीं और है। टाइम इतना बचा देता है कि 5-7 सेकंड 10 सेकंड में सवाल खत्म हो जाता है, और यही सवाल वैसे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम किल कर देगा। क्या करो, ए और बी की एज का रेशियो आपको दे रखा है कितना भाई, 8 और 15, एज ले लो 8x और 15x। ये कब की बात है, प्रेजेंट एज। 8 साल पहले ए की उम्र 6 थी और इसकी 13 थी। तो यहां से देखना इन दोनों का जो डिफरेंस है, ए की एज आज की और पहले की, अंतर कितने का है भाई, 8 साल का, और यहां बी की एज पहले और आज की का अंतर कितने का, 8 का। ये चीजें हमने सीखी थी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, ये करता है प्रेजेंट को, ठीक है, और ये किसको बताता है, 8 ईयर बिफोर को बताता है, ठीक है। इन दोनों का ही अंतर यहां पर लिखा जाता था, इन दोनों का अंतर ये नीचे लिखते थे। तो ये मेरे ख्याल से कुछ लिखने वाला पार्ट था नहीं, सीधे सीधे आप लिखते इस बात को। अब क्रॉस मेथड कैसे काम करेगा, देखो 15×6 90, 13×6 78, 90 में से 78 चला गया तो कितना बचा हमारे पास, 12x। 13 गुणा में 8, 6 गुणा में 8, 8 कॉमन ले लोगे, 13 में से 6 आप लेस कर दोगे तो देखो 8 कॉमन आ गया, 13 में से 6 लेस कर दोगे तो 8 कॉमन था, और यहां पर कितना बचेगा, 7, ठीक है, 56 आ जाएगा। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो, एक मिनट कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने, रेशियो देख लेते हैं भाई, 8 और 15 है, 6 और 13 है, 15×6 90, 13 और 6 आपका 13×5 65, 13×6 78, 13×7 91, 13×8 104। ये गड़बड़ की है भाई, देखो ये गड़बड़ कर दी ना, देखो 13×8 104, 15×6 90, 104 और 90 का अंतर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14x। 13 गुणा में 8 और 8 गुणा में 6, 8 कॉमन आ गया तो 13 में से ये चला गया तो कितना बचेगा, 7 गुणा में 8। सोल्व करोगे 2 बार, ये इससे कट गया 4 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4। अब देखो ए और बी की आयु का अनुपात 8 साल बाद आपको निकालना है। ये क्या है, प्रेजेंट। x की वैल्यू रख दोगे 8 और 4 32,
15 और 4 60। क्या पता चला भाई, ए की आज की उम्र जो है वो 32 साल है, बी की आज की जो उम्र है वो कितनी है, 60 साल है। 8 साल बाद क्या होगा, इसकी उम्र भी 8 बढ़ जाएगी, इसकी उम्र भी 8 बढ़ जाएगी। रेशो लोगे तो कितना आ जाएगा, 40 अनुपात में 68। 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 20 और ये आपका आ जाएगा, सॉरी 20 नहीं, ये आ जाएगा आपका 10 और ये आ जाएगा 17। ये हमारा रिजल्ट हो गया। सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी कि ये अनवांटेड काम है, इसको लिखने की नीड नहीं होती है। क्रॉस मेथड से आप सवालों को डील करोगे तो सवाल आपके तुरंत के तुरंत हो जाएंगे। ठीक है भाई, स्टार मार्क कर लेना जो बच्चा पहली बार इन सवालों को देख रहा है। ठीक है भाई, तो चलो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। रीज़न ये हो गया था कि बीच में एडवांस मैथ के जो सवाल थे उनका लेवल थोड़ा शानदार था। इतने ही सवाल यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो भाई ठीक है, सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर किया करें। सेशन अभी तक लाइक नहीं किया तो एटलीस्ट उसको लाइक तो ज़रूर कर दें, और शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन रखें। जिन बच्चों ने अभी भी अपना रेलवे का मैथ्स प्रिपेयर नहीं कर रखा है, जिनका एग्ज़ाम है अभी भी, वो क्या करें, 15 डेज की रिवीजन क्लासेस हैं उनको देख लें, या फिर हमने महा मैराथन के 2 वीडियो डाले हैं 8-8 घंटे के, पूरी की पूरी रेलवे मैथ्स वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि एक आधे सवाल को छोड़ दो तो सारे के सारे ही सवाल वहाँ से आएंगे। और कॉमन सेंस आपका इतना डेवलप कर रखा है, और बच्चे भी करके आ रहे हैं भाई। 30 में से 30 सवाल, इतने मैसेज हैं ग्रुप पर भी, वो करते रहते हैं कि आज एग्जाम था पूरे सवाल कराया। तो आप उसे देखें, अच्छा खासा आपका खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।